नमस्कार दोस्तों, खबरों के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की पहली खबर के अंदर सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि आखिर किस तरीके से इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक करा है, ईरान ने भी बदले में इजराइल के ऊपर अटैक करा है। इसके अंदर क्या कुछ कहानी बनने वाली है और मिडिल ईस्ट के अंदर क्या एक बड़ा कैओस होने वाला है, बड़ी वॉर होने वाली है, इसके अंदर बात करेंगे। दोस्तों दूसरी खबर पर बात करेंगे प्लेन क्रैश के ऊपर। दोस्तों एयर इंडिया का जो कल प्लेन क्रैश हुआ था उसके ऊपर अपडेट पर बात करेंगे। और सबसे पहले दोस्तों अपन अपनी पहली खबर की ओर बढ़ते हैं। अब पहली खबर क्या है? पहली खबर है कि इजराइल ने आज सुबह सुबह ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वीडियो बनाकर ट्विटर पर डाली और इस चीज के बारे में सबको बताया। Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this. History is watching. What side do you want to be on? The one who's fighting for your future, or the one who's doing everything to make sure you don't have one? Decide before it's too late. अब दोस्तों इजराइल ने ऐसा किया क्यों है? ये अटैक जो होने वाला था ये दोस्तों बड़ा ही प्रेडिक्टेबल अटैक था। हमने इसको हमारी कई वीडियोस के अंदर प्रेडिक्ट कर लिया था कि ईरान के ऊपर इजराइल अमेरिका की मदद लेकर एक बड़ा अटैक करेगा और ये अटैक अब दोस्तों देखने को भी मिल चुका है। अब ये अटैक किया क्यों गया है दोस्तों? इसके पीछे का कारण है न्यूक्लियर जो बॉम्ब है उसको ईरान बनाना चाह रहा है और ईरान ने लगभग इसको तैयार कर लिया है। अमेरिका और इजराइल नहीं चाहते कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए, न्यूक्लियर वेपन्स पर काम करे। वो इसलिए क्योंकि इससे इजराइल डरा हुआ है और ईरान की इंटेलिजेंस के हिसाब से और इजराइल की इंटेलिजेंस के हिसाब से इजराइल ये कहता है कि हमारी इंटेलिजेंस ये कहती है कि ईरान जल्द से जल्द न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएगा और इजराइल के ऊपर गिरा देगा। इजराइल कहता है कि हमारे सिक्योरिटी का सवाल है, हमारे अस्तित्व की बात है, इसलिए हम ईरान के ऊपर अटैक कर रहे हैं और अब ये अटैक होना शुरू हो चुका है। दोस्तों ये अटैक कितना प्रिसाइज्ड था उससे ये पता चलता है कि पहले ही स्ट्राइक के अंदर ईरान के अंदर मौजूद कमांडर इन चीफ को मार दिया गया है। हुसैन सलामी की मैं बात कर रहा हूँ, उनको पहली स्ट्राइक के अंदर तेहरान के अंदर वो मौजूद थे जो कि ईरान की कैपिटल है, इसके अंदर वो मौजूद थे। और यहाँ पर जो आप इमेजेस देख रहे हैं, जो वीडियोस देख रहे हैं, जो बिल्डिंग्स की इमेजेस देख रहे हैं, उन्हीं की बिल्डिंग्स की बताई जा रही है अलग अलग मीडिया सोर्सेज के हिसाब से। पहली ही स्ट्राइक के अंदर ईरान के कमांडर इन चीफ को मार दिया गया है, जो उनकी इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड है उसके जो कमांडर इन चीफ हैं उनको उड़ा दिया गया है इसके अंदर। इसी के साथ साथ कई सारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट को भी मार दिया गया है। बताया जा रहा है कि न्यूक्लियर साइंटिस्ट रात को अपने घरों में मौजूद थे और उनके घरों पर डायरेक्ट स्ट्राइक की गई है, यानी कि न्यूक्लियर साइंटिस्ट का जो रेसिडेंसीज थी वहां पर डायरेक्ट स्ट्राइक की गई है। इसी के साथ साथ बताया गया है कि उन ईरान के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जिनका नाम है मोहम्मद बघेरी, उनको भी एक स्ट्राइक के अंदर मार दिया गया है। यानी कि ईरान की आर्मी की जो टॉप लीडरशिप है उसको डायरेक्ट तरीके से हिट किया गया है और डायरेक्ट तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया है। इस वक्त अगर आप ईरान की मिलिट्री को स्टडी करना चाहेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि वहां पर लैक ऑफ लीडरशिप दिखाई देगी 50-50% की, और वहां पर ये देखने को मिलेगा कि ईरान कहीं ना कहीं सोच विचार करने में लग जाएगा कि आखिर उसको किस तरीके से इजराइल के ऊपर एक नया अटैक करना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये जो अटैक मैंने कहा रिटेलिएशन की बात कर रहा है ईरान और यहाँ पर ईरान को लैक ऑफ लीडरशिप देखने को मिलेगी। लेकिन अगर ईरान के दोस्तों रक्षा मंत्री की कुछ बयानों पर नजर डालें जो उन्होंने कुछ दिनों पहले दिए थे, तो उन्होंने अपने बयानों के अंदर कहा था कि अगर इजराइल हमारे पर अटैक करता है तो इजराइल तो रिटेलिएशन के लिए तैयार रही रहे, बाकी अमेरिका भी रहे। अब डायरेक्ट तरीके से तो अमेरिका के ऊपर कोई मिसाइल ईरान छोड़ नहीं सकता, तो ईरान अमेरिका पर अटैक कैसे करेगा? तो दोस्तों अगर आप ईरान को मैप पे देखें तो ईरान के आजू बाजू जितने भी इस्लामिक देश हैं, इन इस्लामिक देशों के अंदर अमेरिका के मिलिट्री बेसिस हैं। क्यों? क्योंकि ये जो मिडिल ईस्ट है जो आपके सामने आ रहा है, स्क्रीन पर आपके सामने आ रहा है, ये मिडिल ईस्ट दोस्तों अमेरिका का सेंट्रल कमांड है और यहाँ पर एक अमेरिका का अलग सेंट्रल कमांडर बैठता है और वो देखता रहता है कि कब किस देश के ऊपर अटैक करना है और अटैक करते वक्त किस देश का इस्तेमाल करना है और उस देश को कितनी मदद देनी है। हालांकि दोस्तों इजराइल को मदद देने से फिलहाल के लिए कागजी तौर पर और मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से अमेरिका ने मना कर दिया है और अमेरिका यही कह रहा है कि हमको ये जो अटैक इजराइल ने करा है इसके बारे में हमको कुछ नहीं पता था और इसके अटैक के ऊपर हमको कोई जानकारी थी नहीं, बल्कि आप देखेंगे प्रॉपर तरीके से तो यहाँ पर अमेरिका के F-35 जेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है इजराइल द्वारा। और इजराइल तो वो देश है दोस्तों जिसको अमेरिका हर वक्त पर सपोर्ट करता रहता है, ये सबको पता है और हमने भी हमारे कई वीडियोस के जरिए इन सब चीज़ों को बताया। लेकिन दोस्तों अब इसको आप
प्रॉपर तरीके से स्टडी करेंगे तो दोस्तों इजराइल ने ईरान के अंदर मौजूद, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, न्यूक्लियर सेटलमेंट साइट्स को उड़ा दिया है। और यहाँ पर देखने को मिल रहा है, अगर आप मैप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा तेहरान से थोड़ा नीचे एक नटांस करके जगह आती है। इस नटांस करके जगह के अंदर दोस्तों एक न्यूक्लियर बहुत बड़ी सेटलमेंट साइट थी, जिसके अंदर यूरेनियम एनरिचमेंट साइट थी। आपको पता है कि यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए, और यहाँ पर यूरेनियम एनरिचमेंट साइट को हिट किया है इजराइल ने, और यहाँ पर हिट करके इसको तबाह कर दिया गया है। ऐसे करके खूब सारे न्यूक्लियर सेटलमेंट साइट्स है जिनको अटैक कर दिया गया है इजराइल द्वारा। आप अगर इसको प्रॉपर तरीके से स्टडी और करेंगे और खबरों की तरफ हम जाएं तो ये देखने को मिलता है कि इन अटैक्स के बाद दोस्तों ईरान ने क्या करा, ईरान ने दोस्तों डायरेक्ट तरीके से इजराइल के ऊपर 100 ड्रोन्स दाग दिए, और इस 100 ड्रोन्स के ऊपर इजराइल का कहना है कि हमने इन सभी ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर लिया और मार के गिरा दिया, हमको कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स जैसे जैसे आएंगी वैसे वैसे पता चलेगा कहीं ना कहीं इजराइल की बात अब दोस्तों सही भी हो सकती है। वो इसलिए क्योंकि इजराइल के पास जो डिफेंस सिस्टम है, मिलिट्री एयरबेस का डिफेंस सिस्टम जितने भी, जैसे कि आयरन डोम करके, ये सभी के सभी बड़े ही खतरनाक हैं और कारगर भी साबित होते हैं, वक्त वक्त पर इजराइल की धरती को बचाते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। लेकिन आपको अगर देखने को मिलेगा तो दोस्तों ये अटैक मैंने कहा प्रेडिक्टेबल था। वो प्रेडिक्टेबल इसलिए था क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो के अंदर एक बात बताई आपको स्टार्टिंग में। वो बात ये थी कि ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि अगर हम पर अटैक होता है तो इजराइल तो रिटेलिएशन के लिए तैयार रहे, बल्कि अमेरिका के जितने भी बेसिस हैं, जो होस्टिंग कंट्रीज़ के अंदर अमेरिका के जितने भी बेसिस हैं हमारे देश के आजू बाजू, ईरान के आजू बाजू, वो भी तैयार रहें। तो दोस्तों जैसे ही ईरान ने ये धमकी दी थी, ईरान के रक्षा मंत्री की तरफ से ये धमकी दी गई थी, वैसे ही दोस्तों कल क्या हुआ, कल ये हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक से जितने भी होस्टिंग कंट्रीज़ हैं, उन होस्टिंग कंट्रीज़ के अंदर मौजूद अमेरिका के जितने भी बेसिस हैं, उन बेसिस के अंदर नॉन आर्मी ऑफिसर्स जितने भी थे उन सबको बुला लिया और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आर्मी ऑफिसर्स को छोड़ दिया। यानी कि अमेरिका को तो पता था कि ये अटैक होने वाला है, अमेरिका अब मना कर रहा है कि हमको तो पता ही नहीं था। तो अमेरिका ये टैक्टिक्स शुरुआत से चलता है कि डायरेक्ट तरीके से वो किसी द्वारा टारगेट ना किया जाए। लेकिन दोस्तों आप सबको पता है, और अब आने वाले समय में यही देखना होगा कि किस तरीके से अब पाकिस्तान का इस्तेमाल किया जाएगा अमेरिका द्वारा ईरान को टारगेट करने के लिए। क्योंकि आप अगर ईरान को, मैंने कहा था ना आपको एक इमेजेस मैप दिखाया था ना, जिसके अंदर आपको मैंने क्या दिखाया था, मैंने आपको दिखाया था सेंट्रल कमांड दिखाया था दोस्तों अमेरिका का। ये मिडल ईस्ट है सेंट्रल कमांड, जिसके अंदर सबसे अच्छा दोस्त अमेरिका का है इजराइल और सबसे बड़ा दुश्मन है ईरान। तो ईरान के बाजू में आपको कौन सा देश दिख रहा है? आपको दिख रहा है दोस्तों पाकिस्तान। और पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा आदमी कौन है इस वक्त? क्या वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ है? नहीं दोस्तों, वो नहीं है। तो वहाँ पर है दोस्तों वहाँ के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, और आसिम मुनीर को अमेरिका ने अब अपने यहाँ पर परेड में शामिल कर लिया, यानी कि एक इनविटेशन भेजा है और बोला है कि हमारी जो परेड होगी उसके अंदर आप बैठिए और उस परेड को देखिए। तो किस तरीके से अमेरिका पहले तो इजराइल को इस्तेमाल कर चुका है और अब अमेरिका दोस्तों पाकिस्तान को भी इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान को इस्तेमाल करने के बदले पाकिस्तान से क्या मांगेगा दोस्तों? पाकिस्तान से एयर बेसिस का सपोर्ट मांगेगा, क्योंकि पाकिस्तान ईरान के जस्ट पास में है। कल को अगर पाकिस्तान के एयर बेसिस का इस्तेमाल करते हुए ईरान के दुश्मनों को ईरान के ऊपर अटैक करना होगा तो अमेरिका को तो सबसे बड़ी सहायता मिल जाएगी पाकिस्तान के एयरबेस इस्तेमाल करने के लिए। और ये साबित भी हो चुका है। हाल ही में जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था तो भारत ने पाकिस्तान के स्टार्टिंग में तो आतंकी ठिकानों पर अटैक करा था, फिर जब पाकिस्तान मुंह बड़ा कर रहा था तो पाकिस्तान के जितने भी मिलिट्री बेसिस हैं और एयर बेसिस हैं उनके ऊपर अटैक करा था। और इन एयर बेसिस के अंदर एक एयरबेस था नूर खान एयरबेस। जैसे ही नूर खान एयरबेस पर अटैक होता है अमेरिका चिल्लाने लग जाता है। पाकिस्तान के कुछ पढ़े लिखे एक्सपर्ट्स जो है वो बोलने लग जाते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो नूर खान एयरबेस है वो पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स के कंट्रोल में नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ यूएसए के कंट्रोल में है। और वहाँ पर देखने को मिलता है कि यूएसए के कार्गो वॉरशिप्स वहाँ पर उतरते हैं, कार्गो जितने भी प्लेन्स हैं वो वहाँ पर उतरते हैं, क्या सामान लाते हैं क्या नहीं लाते हैं अमेरिका पाकिस्तान को बताता तक नहीं है। पाकिस्तान के आर्मी वाले अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो उनको डांट के भगा दिया जाता है, कहा जाता है दिस इज नॉट योर बिजनेस। जैसे के साथ साथ नूर खान एयरबेस पे जैसे अटैक होता है उसी दौरान अमेरिका कूद पड़ता है और अमेरिका कहता है कि सीज फायर कर लीजिए, क्योंकि सबको पता है कि भारत अगर मारने पर आता है तो रुकता नहीं है, ना अमेरिका देखता है, ना चाइना देखता है, ना टर्की देखता है, ना ही पाकिस्तान को तो देखता ही नहीं है। तो भारत तो अटैक करता है। तो इस दौरान पाकिस्तान की हालत टाइट हो गई और पाकिस्तान ने वहाँ पर नूर खान एयरबेस पर अटैक होने दिया और अमेरिका ने पाकिस्तान को फटकार लगाई। और अब पाकिस्तान से डिमांड की जाएगी कि अब वक्त रहते
आप इंडिया के साथ पंगा मत लेना, क्योंकि आप इंडिया के साथ पंगा लेंगे, इंडिया फिर अटैक करेगा, आपके बाकी के एयर बेसिस उड़ा देगा, और हमको अब भविष्य के अंदर यानी कि साल 2025 के अंदर अंदर आपके एयर बेसिस का इस्तेमाल करना है। क्यों? क्योंकि हमको ईरान के ऊपर अटैक करना है, और ये जो अटैक है दोस्तों अब शुरू हो चुका है। इसी के साथ साथ इससे जुड़ी जितनी भी खबर थी वो मैंने आपको सारी बता दी है। इसराइल ने जो इस ऑपरेशन को नाम दिया, जैसे कि अपनों ने ऑपरेशन को नाम दिया था ऑपरेशन सिंदूर, इसराइल ने नाम दिया है ऑपरेशन राइजिंग लायन, ऐसे करके ऑपरेशन का नाम दिया है। इसके साथ साथ अभी फिलहाल के लिए कोई अपडेट है नहीं, इतना जरूर पता है कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर क्रूड ऑयल के जो प्राइस है वो 7% से बढ़ चुके हैं। भारत के अंदर कहीं ना कहीं मार्केट गिरता हुआ नजर आ रहा है। आज सुबह खुलते ही मार्केट गिर चुका था, लेकिन जो ब्रेंट करके क्रूड ऑयल कंपनी है उसके 7% का मार्केट जंप आया उसके अंदर। अब देखने वाली बात यही है कि आखिर ये कहानी, ये मिडिल ईस्ट के अंदर कैओस कितना लंबा चढ़ता है, और इस हिसाब से भी देखने को मिलता है कि अगर ईरान सऊदी के अंदर मौजूद यूएस के एयरबेसिस पर अटैक करता है, बहरीन के अंदर यूएस के एयरबेसिस पर अटैक करता है, कतर के अंदर करता है, ओमान के अंदर करता है, उल्टा सीधा मिसाइल बरसाने लग जाता है, यमन के अंदर हूती से एक्टिव हो जाते हैं और हूती से सऊदी अरेबिया को क्रॉस करते हुए इसराइल के ऊपर मिसाइल मारने की कोशिश करते हैं, या फिर सीरिया के अंदर हिजबुल्लाह एक्टिव हो जाता है और वो सीरिया के इसराइल के अंदर घुसने की कोशिश करता है सीरिया के थ्रू, और गाजा के अंदर अचानक से हमास को और ज़्यादा मात्रा में हथियार पहुंच जाते हैं और हमास में वहाँ से एक्टिव हो जाता है, तो दोस्तों प्रॉपर तरीके से मिडिल ईस्ट के अंदर कैओस मच जाएगा। चारों तरफ से बम गोले दाग दिए जाएंगे, गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसा सीन हो सकता है मिडिल ईस्ट के अंदर इस वक्त 2025 की ये भविष्य है, ये भविष्यवाणी है। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर अपन अपनी अगली खबर की ओर जाते हैं, वो है एयर इंडिया के प्लेन क्रैश की। तो दोस्तों यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि कल इस प्लेन के अंदर AI-171 के अंदर, जिसका मॉडल है बोइंग 787 ड्रीम लाइनर बोइंग 787, दोस्तों सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। ये दोस्तों वो प्लेन है जो अब तक बनने के बाद में कभी भी क्रैश नहीं हुआ है। साल 2009 के अंदर इस बोइंग 787 ने दोस्तों उड़ान भरी थी पहली अपनी 2009 के अंदर, और अब इसका कोई 11वां-12वां साल चल रहा था, लेकिन अब तक इसके अंदर कोई क्रैश रिपोर्ट नहीं हुआ है। अब तक ये कोई क्रैश नहीं हुआ है। बोइंग अपने आप को, अपने एयरलाइंस के अंदर इसको सबसे ज़्यादा प्रमोट करता है, कहता है कि ये सेफेस्ट है, ये सेफेस्ट है, ये सेफेस्ट है, लेकिन फिर भी ये प्लेन आखिर किस तरीके से क्रैश हो गया। इस प्लेन के अंदर मौजूद दोस्तों जो DVR होता है, यानी कि जो कैमरे की रिकॉर्डिंग होती है, उसको ले लिया गया है, और उसके बाद में दोस्तों क्या देखने को मिलता है, ये भी देखने को मिलता है कि ब्लैक बॉक्स जो है उसको भी ले लिया गया है। इनसे क्या जानकारी मिलती है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होता है, लेकिन दोस्तों सवाल है एयर इंडिया के ऊपर। लगातार ऐसी बातें बताई जाती हैं, सोशल मीडिया पर कवर किया जाता है कि एयर इंडिया के अंदर तमाम फॉल्ट्स हैं, एयर इंडिया के अंदर ये कमियां हैं। एयर इंडिया के अंदर जाने वाले जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, जितने भी नेता हैं, जितने भी आम लोग हैं, इन सब ने सोशल मीडिया के अंदर वीडियोस बनाकर एयर इंडिया की कई बार शिकायत की है, और एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ और जितने भी भारत की जो एयरलाइन अथॉरिटीज़ हैं उनको इसके बारे में बताया भी है। लेकिन दोस्तों अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? एयर इंडिया आंखें बंद कर क्यों ऑपरेट करता रहा? एयर इंडिया लगातार हर बार ऐसी कमियां आने पर बात क्यों नहीं बताता रहा? इसी के साथ ही एयर इंडिया पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई? एयर इंडिया के ऊपर खूब सारी शिकायतें भी अथॉरिटीज़ को की गई है, लेकिन एयर इंडिया के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। इन सब चीज़ों के बारे में दोस्तों ये सब जानने की बहुत ज़रूरी बात है, और एयर इंडिया को प्रॉपर तरीके से यहाँ पर एक आंसर देना चाहिए जनता को, एक प्रॉपर आंसर देना चाहिए जनता को, और बताना चाहिए कि हमारे में ये कमियां हैं और अब हम इन लेवल पर जाकर इनका सुधार करना चाहते हैं। इसी के साथ ही दोस्तों अगर अपन अपने उन लोगों की बात करें जो पैसेंजर्स थे प्लेन के अंदर, तो दोस्तों उनमें से सिर्फ एक ही व्यक्ति जिंदा बच पाए, जिनका नाम रमेश है। वो ब्रिटिशर थे, उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट था, और वो ब्रिटिश अपने यानी कि इंग्लैंड लंदन जा रहे थे, और वहाँ पर ये देखने को मिलता है उनके प्लेन में उनके साथ उनका भाई भी था, लेकिन किसी कारणवश वो बच के निकल जाते हैं। यानी कि होता ही है कि उनके जो उन्होंने जो बातें बताई है मीडिया के अंदर, उसके अंदर वो बताते हैं कि प्लेन जैसे ही टेक ऑफ करता है, वैसे टेक ऑफ करने के बाद 30 सेकंड के बाद में प्लेन के अंदर ग्रीन और वाइट लाइट चालू हो जाती हैं। ग्रीन और वाइट लाइट चालू होने के तुरंत बाद में उनको कुछ अजब गजब सी बात लगती है, और अजब गजब सी बात होने के बाद में दोस्तों वो कहते हैं कि हम जैसे ही प्लेन अचानक से ऊपर रेस जाने की यानी कि पुल अप लिफ्ट करने की कोशिश करता है, और प्लेन लिफ्ट अप हो ही नहीं पाता। अचानक से प्लेन के अंदर बहुत तेज़ी से आवाज़ें आने लग जाती हैं, और प्लेन फिर अचानक से नीचे जाने लग जाता है। जैसे नीचे जाता है वो क्रैश होता है। तो उनकी जो साइड थी वो दोस्तों यानी कि इस तरफ इस वाली साइड पर वो बैठे थे 11A पर, और इस वाली जो साइड थी ये थी हॉस्टल के साइड में। आपको पता होगा कि जो प्लेन है वो एक गवर्नमेंट हॉस्टल के अंदर, जो कि एक गवर्नमेंट कॉलेज मेडिकल कॉलेज का एक हॉस्टल था, उसके तरफ जाके क्रैश हुआ था। तो ये वाली जो साइड थी, ये वाली साइड तो दोस्तों हॉस्टल की साइड थी, और उनकी साइड जो थी वो ओपन साइड थी। उनकी सीट किसी तरीके से वहाँ से निकल जाती है और निकल के बाहर के और गिर जाती है। बताया जा रहा है कि उनके पीछे एक इमरजेंसी गेट भी था, और वहाँ से उनका जो पार्ट है वो बाहर की तरफ आके गिरता है। तो जैसे वो गिरता है वैसे उनकी आंखें खुलती हैं और वो देखने की उधर उधर कोशिश करते हैं। तो
तो रमेश का कहना है कि वो आजू बाजू देखते हैं कि लाशों के ढेर हैं, आगे आग जल रही है, आग का गुबार उठ चुका है, धुआं उठ रहा है और वो अपने आप को महसूस करते हैं कि मैं जिंदा हूँ। और उसके बाद दोस्तों वो अपनी बेल्ट निकालते हैं, वो उठने की कोशिश करते हैं और वो चारों ओर देखते हैं कि आखिर क्या हुआ है। तो वो देखते हैं कि मेरे सामने कुछ हॉस्टेस, जो एयर हॉस्टेस थी, वो जल रही थी और वो अलग अलग चीज़ों के ऊपर बयान देते हैं। साथ ही दोस्तों कल गृह मंत्री अमित शाह उस हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ पर ये लोग सभी भर्ती थे, जहाँ पर जो जितनी भी डेड बॉडीज़ हैं उनकी डीएनए की जांच हो रही है, वहाँ पर गए थे। और गृह मंत्री बाहर आके कहते हैं कि किसी की भी बचने की गुंजाइश बहुत कम है, एक व्यक्ति बचा है जिससे मैं अभी मिलकर आया हूँ और देखना यही होगा कि आखिर किस तरीके से क्या होता है। लेकिन दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह ने कार्रवाई के ऊपर कोई भी बात नहीं कही थी। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने ये आखिरी में कहा था कि किसी की भी बचने की गुंजाइश बहुत कम है, वो इसलिए क्योंकि तापमान बहुत ज़्यादा था, गर्मी का समय था, गुजरात के अंदर मतलब कि अहमदाबाद के अंदर गर्मी का बहुत समय था। उस दौरान जब आग लग गई थी, क्योंकि प्लेन के अंदर 1,25,000 के आसपास लीटर का पेट्रोल था, फ्यूल था और उसके अंदर देखने को ये मिलता है कि अमित शाह कहते हैं कि जिसके कारण काफ़ी गर्मी हो गई थी और गर्मी होने के बाद में वहाँ पर काफ़ी गुबार उठ चुका था और आग लग चुकी थी, तो टाइम पर रहकर किसी को बचाया नहीं जा पाया और इस दौरान ये हादसा हो गया। देखने वाली बात ये है कि दोस्तों ब्लैक बॉक्स और डीवीआर से क्या रिट्रीव किया जाता है, आप बस हमें देखते रहिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।